मैं वंदना आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ मेघालय बोर्ड द्वारा कक्षा 12 की हिंदी की 2026 के जो प्रश्न पत्र आए हैं उनका हल लेकर आ गई, उनका सॉल्यूशन लेकर आ गई हूँ। और मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि मेरे प्रयास से सफलता मिलती है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। और इस आशा के साथ कि आपको अगले वर्ष 2027 की परीक्षा में मेरे प्रश्न पत्रों के हल से आपको सहायता मिलेगी, इस शुभकामना के साथ मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ मेघालय बोर्ड क्लास 12 हिंदी क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर क। अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी और आप अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति जिस पाठ का है वो नमक रजिया सज्जाद जहीर की रचना है। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है साफिया का भाई, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको 4 ऑप्शन एग्जाम में दिए हुए हैं, सिख बीबी, साफिया, साफिया का भाई और सुनील दास को, लेकिन आपको साफिया के भाई को चुन लेना है, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर का। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, यह किस कविता की पंक्ति है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस ऑप्शन में आपको तीसरा ऑप्शन जो आत्म परिचय का है आपको उसे ही चुन लेना है, क्योंकि यह कविता की जो लाइन है ये हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविता आत्म परिचय का ही एक पंक्ति है। तो आत्म परिचय ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन नंबर 3 को ही चुन लेना है, आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर घ। आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। 1954 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था। ये आपको 1 नंबर दिलाने में सहायक होगा और करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कुंवर नारायण जी की नहीं है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक रचना कुंवर नारायण की नहीं है, वो है अनामिका। चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है, कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण की रचना है। इन दिनों यह भी कुंवर नारायण की रचना है। केवल अनामिका जो है वो कुंवर नारायण की नहीं है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो ये अनामिका कुंवर नारायण की रचना नहीं है। अनामिका ऑप्शन नंबर 4 को आप टिक कर लीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर अंग। कवि निराला को कौन सी ऋतु आकृष्ट करती है, अधिक आकृष्ट करती है? आप ऑप्शन नंबर 3 वर्षा ऋतु को चुन लेंगे, क्योंकि वर्षा ऋतु ही निराला को अधिक आकृष्ट करती है, जो कि क्रांति का प्रतीक इनको महसूस होती है। और ये बादल को क्रांति का प्रतीक मानते हैं और कहते हैं कि इससे शोषित लोगों का उद्धार होगा। तो वर्षा ऋतु ही निराला की सबसे अधिक पसंदीदा ऋतु है, जो उनको ज़्यादा आकृष्ट करती है। नंबर 1 सब नंबर 4। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? द कास्ट इन इंडिया के लेखक है बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ही चुनेंगे। कास्ट ऑफ इंडिया उन्हीं की रचना है। सब नंबर 6। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? आपको ऑप्शन नंबर 3 अवधी को चुन लेना है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। रामचरितमानस अवधी भाषा में इसकी रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर जा। ग्राहकों पर बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? आप उसके लिए ऑप्शन नंबर 3 को चुन लीजिए। जब ग्राहक की जेब भरी होती है तब उन पर बाजार के जादू का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। ग्राहकों पर बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहकों की जेब भरी होती है तभी उन पर बाजार का जादू का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर 6। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सौंदर्य बोध को चुन लीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता की खूबी सौंदर्य बोध ही रहा है। यही आपका चुनाव सही होगा। नंबर 1 सब नंबर यहाँ। कुंड में खास बात क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है।
पक्की कच्ची ईंटों का जमाव, कच्ची ईंटों का जमाव, पक्की ईंटों का जमाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन नंबर 3 पक्की ईंटों का जमाव को चुन लेना है। ये आपको 1 नंबर दिलाने में सहायक होगा। तो पक्की ईंटों का जमाव विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर ट। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह किन की बस्ती है? आपको ऑप्शन नंबर 3 कामगारों की चुन लेना है। यही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दक्षिण की दिशा में जो टूटे फूटे घरों का जमघट दिखाई दे रहा है उससे यह महसूस होता है लेखक को कि यह कामगारों की बस्ती रही होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर ठ। एन फ्रैंक की डायरी का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 1947 को चुन लीजिए। यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 1 सब नंबर ड। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? तो आप कुलधरा को चुन लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कुलधरा ही सही होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को कुलधरा की याद आती है। ऑप्शन नंबर 1 कुलधरा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है और हर क्वेश्चन का आंसर आपको 2 से 3 लाइन के बीच में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सब नंबर क है, सिख बीबी ने साफिया को अपने बारे में क्या बताया था? तो ये जो क्वेश्चन है रजिया सज्जाद जहीर की लिखी हुई रचना नमक से है। तो सिख बीबी ने साफिया को बंटवारे का जो दर्द है, उस समय उन्होंने जो महसूस किया, अपने सारे दुख दर्द और परेशानियों को बताती हैं और लाहौर से वो बहुत प्रेम करती हैं और लाहौर को ही अपना वतन बताते हुए उसको याद करके उनकी आंखों से 2-4 आंसू छलक जाते हैं। तो वो लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सिख बेबी लाहौर को याद करके उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। ऐसा आपको आंसर में लिखना होगा। ये ही आपका आंसर करेक्ट होगा। नंबर 2 सब नंबर ख। चार्ली किसी भी संस्कृति को विदेशी क्यों नहीं लगते हैं? चार्ली चैपलिन कहानी से है, जिसमें चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में सारे वृतांत लिखे गए हैं। तो चार्ली चैपलिन किसी भी देश में विदेशी महसूस नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? आप इसके उत्तर में लिख लीजिएगा कि चार्ली एक सामान्य व्यक्ति की मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं, जिसमें गरीबी है, दया है, हास्य है और मूक अभिनय ऐसा करते हैं जिसमें भाषा का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रचलन नहीं है, जिसके कारण वो सभी को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं और सभी को ऐसा लगता है कि वो कोई विदेशी नहीं बल्कि हमारे बीच के हैं और अपने गरीबी, दया और हास्य के मूक अभिनय के कारण चार्ली किसी को भी विदेशी नहीं लगते हैं। नंबर 2 सब नंबर ग। जिस दिन लुट्ठन पहलवान के दोनों बेटे मर गए तब उसने क्या किया? आंसर में आप लिख दीजिएगा, जिस दिन लुट्ठन पहलवान के दोनों बेटे मर गए उस दिन वह रात भर ढोलक बजाता रहा और उसकी पीड़ा उस ढोलक की आवाज़ के द्वारा बाहर निकलती थी और वह रात भर ढोलक बजाता रहा। क्वेश्चन नंबर 2 सब नंबर ख। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने पैसे को पावर क्यों कहा है? तो बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने पैसे को पावर इसलिए कहा है क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर का प्रयोग करने में ही पावर का रस है। पैसा पावर इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी जो परचेजिंग पावर है उससे ही परचेजिंग पावर का जो रस हमें प्राप्त होता है। पैसा होने पर व्यक्ति बाजार की हर वस्तु खरीद सकता है और अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है, इसीलिए पैसे को परचेजिंग पावर माना गया है। नंबर 2 सब नंबर अंग। कवि किसे क्रांति का प्रतीक मानते हैं और क्यों? आप इसके आंसर में लिख लेंगे कि कवि बादल को क्रांति का प्रतीक मानते हैं क्योंकि बादलों से ही परिवर्तन होता है और बादलों में ही परिवर्तन करने की शक्ति है, जिससे गरीब और कमज़ोर और शोषितों का उद्धार हो सकता है। तो निराला कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है, ऐसा आप आंसर लिख दीजिएगा। नंबर 2 सब नंबर 6 है। बात सीधी थी पर कविता में रचनाकार के सामने कथ्य और माध्यम की क्या समस्या है?
ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? तो बात सीधी थी कविता में। कथ्य और माध्यम में यह समस्या है कि लेखक को ध्रुव भाषा का प्रयोग करके अपनी बातों को कहकर अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने का मन था, इच्छा थी, और वह साधारण भाषा में किसी शब्द में अपनी बात को न कह के ध्रुव और कठिन भाषा का प्रयोग करते करते वह अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, और सीधी सादी भाषा का प्रयोग करके जिस बात को कहा जा सकता था उस बात को वह कह नहीं पाए। तो यह कथ्य को वो पूरी तरह से किसी को समझा नहीं पाए। यही समस्या है, कथ्य और माध्यम की समस्या है इसमें, क्योंकि वो जो कहना चाहते थे और जिस भाषा में वो कह रहे थे वह दोनों मेल नहीं हो रहा था। जब सीधी सादी भाषा में किसी बात को कही जाए वह ज़्यादा प्रभावित होता है। तो कविता में बात सीधी थी, कविता में यही समस्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेक्शन बी से है। यह भी 22 मार्क्स का है, ग्रामर से है। तो इसमें आपको किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखना है जो 10 मार्क का होता है। मोबाइल फ़ोन वरदानी अभिशाप पहला निबंध का विषय है। दूसरा है बाल मजदूरी एक अभिशाप। तीसरा है व्यायाम और स्वास्थ्य, और चौथा है मेघालय के लोक नृत्य, और पांचवा है समाचार पत्र और उनकी उपयोगिता। तो इनमें से किसी विषय पर आप 200 शब्दों में निबंध लिख लीजिए। 10 नंबर का यह क्वेश्चन आता है। आपको ग्रामर की किताब से या कहीं से आपको मदद लेकर आपको ये निबंध लिख देना है। 10 नंबर का आपको परीक्षा में इस बार आया है। क्वेश्चन नंबर 4 लेटर राइटिंग का है। समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, या अपने इलाके में फैली हुई गंदगी की कुव्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। ये लेटर राइटिंग भी आपको 7 मार्क्स का होता है। यह भी आप लिखेंगे, आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में एक अपठित गद्यांश है, अनसीन पैसेज है, आपको उसमें से देख कर उसका आंसर लिखना होगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वह दिया गया है कि भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसे जानने से पहले संस्कृति शब्द को जानना और समझना आवश्यक है। संस्कृति का सामान्य अर्थ है मानव जीवन के दैनिक आचार व्यवहार, रहन सहन तथा क्रियाकलाप आदि। वास्तव में संस्कृति का निर्माण एक लंबी परंपरा के बाद होता है। संस्कृति विचार और आचरण के वे नियम और मूल्य हैं जिन्हें समाज अपने अतीत से प्राप्त करता है, अपने पुराने समय से प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसे हम अपने अतीत से विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कृति एक विशिष्ट जीवन शैली का नाम है। यह एक सामाजिक विरासत है जो परंपरा से चली आ रही है। प्रायः सभ्यता और संस्कृति को एक ही मान लिया जाता है, परंतु उनमें भेद है। सभ्यता में मनुष्य के जीवन का भौतिक पक्ष प्रधान है, अर्थात सभ्यता का अनुमान भौतिक सुख सुविधाओं से लगाया जा सकता है। इसके विपरीत संस्कृति में आचार और विचार पक्ष की प्रधानता होती है। इस प्रकार सभ्यता को शरीर माना जा सकता है और संस्कृति को आत्मा। इसलिए दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस गद्यांश में से कुछ प्रश्न आपको चुनकर दिए गए हैं। इसका उत्तर आपको इस गद्यांश में ही मिलेगा। तो आप इस प्रश्न को करेंगे तो आपको 5 नंबर आपके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। या तो आप इसको करिए या व्याकरण को कर लीजिए। गद्यांश से आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृति शब्द का सामान्य अर्थ क्या है। तो इसके लिए आपको गद्यांश के अंदर ही जो लाइन दी गई है उसी में से आपको लिख लेना है। जो लाइन में आपको दिया है कि संस्कृति का सामान्य अर्थ है मानव जीवन के दैनिक आचार व्यवहार, रहन सहन तथा क्रियाकलाप आदि हैं। वास्तव में संस्कृति का निर्माण एक लंबी परंपरा के बाद होता है। ये लाइन आप लिखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 है अनसीन पैसेज का, कि संस्कृति के नियम और मूल्य समाज कहाँ से प्राप्त करता है। तो इसके लिए भी आपको पैसेज में ही दिया गया है कि वास्तव में संस्कृति का निर्माण एक लंबी परंपरा के बाद होता है। संस्कृति विचार के आचरण के वे नियम और मूल्य हैं जिन्हें कोई भी समाज अपने अतीत से प्राप्त करता है। अनसीन पैसेज का 3rd क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, इसी पैसेज में ही दिया गया है कि सभ्यता और संस्कृति को एक ही मान लिया जाता है, परंतु इनमें भेद है। सभ्यता में मनुष्य के जीवन का भौतिक पक्ष प्रधान है, अर्थात सभ्यता का अनुमान
भौतिक सुख सुविधाओं से लगाया जा सकता है। इसके विपरीत संस्कृति में आचार और विचार पक्ष की प्रधानता होती है। इस प्रकार सभ्यता को शरीर माना जा सकता है तथा संस्कृति को आत्मा माना जा सकता है। दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसमें अंतर है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये लाइन आप लिखेंगे तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सारांश के लिए आपको एक उपयुक्त शीर्षक देना है जो आप अपने विचार से कोई भी दे सकते हैं। भारतीय संस्कृति दे सकते हैं, संस्कृति दे सकते हैं। आपका ऑप्शन जो भी आप लिख देंगे, जो भी टाइटल आप लिख देंगे, सुटेबल हुआ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मेरे दृष्टिकोण से यह भारतीय संस्कृति लिख देने से भी नंबर मिल जाएंगे। नंबर 5 सब नंबर ख, या तो आपको अपठित गद्यांश करना है, अनसीन पैसेज, या आपको ग्रामर करना है। दोनों में से एक का चुनाव आपको करना है। तो सब नंबर ख जो है, क्वेश्चन नंबर 5 सब नंबर ख अथवा करके दिया हुआ है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है संधि करने का। तो संधि में आपको अ आ ई करके 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको केवल 2 ही ऑप्शन करने हैं। यह मैं आपको तीनों ही दे देती हूँ। ऑप्शन नंबर अ सदाधन एव, सदैव। अतिधन आचार, अत्याचार। ऑप्शन नंबर ई समधनवान, संवाद। इस तरह आप इसको कर लीजिए। यहाँ पर 2 संधि के लिए 2 नंबर निर्धारित है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 5 के सब नंबर ख का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको निम्नलिखित में से 2 का समास विग्रह करना है। तो ये भी 2 नंबर के लिए है। समास विग्रह किन्हीं 2 का करना है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, कोई 2 करना है। तो सब नंबर अ जो है राम कृष्ण, तो राम कृष्ण का समास विग्रह होगा राम और कृष्ण। दूसरा है रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऐसा समास विग्रह होगा। सब नंबर ई त्रिलोक, त्रिलोक का होगा 3 लोकों का समूह, ये द्विगुण। नंबर 5 सब नंबर ख का तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको वाक्य को पहचानना है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित वाक्यों में से केवल मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो आपको 3 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से आपको जो वाक्य मिश्र वाक्य है उसके ऊपर टिक कर लेना है। तो आपका पहला जो वाक्य है, शिरीष के पुल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। दूसरा सेंटेंस है, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तीसरा सेंटेंस जो है सब नंबर ई का, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। इन तीनों वाक्यों में से सब नंबर ई ही मिश्र वाक्य है। तीसरा ऑप्शन, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, आप इसी को चुन लीजिए। यही मिश्र वाक्य का उदाहरण है, आपको 1 नंबर देने में सहायक होगा। अब सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन सी आपको 36 मार्क्स के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। 2 कविताएं दी गई हैं, उनमें से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। सप्रसंग व्याख्या में आपको प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेष इन शीर्षकों के भीतर लिखना होता है, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो 5 मार्क्स के लिए प्रोवाइड है। तो इसमें पहला जो कविता दिया गया है वो सब नंबर क में, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। तो ये एक है। और दूसरा आपको दिया है, वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ बिलोकियत, सा करे सबे पे राम, रावरे कृपा करी। ये दोनों ही एक कवितावली का है। इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, जो आपको पूरे 5 नंबर के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो आप उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष के बिंदुओं के अंतर्गत आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। नंबर 7 में आपको आपके पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका आपको आंसर लिखना है, और ये आपको किसी 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 को करना है। तो पहला क्वेश्चन है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, विप्लव रव में छोटे ही है शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है। छोटे ही शोभा पाते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सब नंबर ग है, आत्म परिचय नामक कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपको अपने पाठ्य पुस्तक से उसके उत्तर मिल जाएंगे, या मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, आप उसको सुनेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और आप इन 2 क्वेश्चंस को करिए, जिसमें 3 ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन करना है। मैंने अपने चैनल पे सारे
टॉपिक्स के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से सुनेंगे तो आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 गद्य दिए गए हैं। जो 2 गद्यांश दिए गए हैं उन गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या इसमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसमें भी आपको उसमें पद्यांश की व्याख्या करनी है, इसमें आपको गद्यांश की व्याख्या करनी है। 2 गद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक से दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपको सेम उसी तरह प्रसंग संदर्भ व्याख्या विशेष के अंतर्गत आपको पॉइंट्स के अंतर्गत आपको लिखना होता है और ये सारे रेखांकित होते हैं, ये आपको करना ही होता है। प्रसंग संदर्भ व्याख्या विशेष, जब तक आप इनको इस पॉइंट के अंतर्गत नहीं लिखेंगे आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इस तरह आप इस सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर के उत्तर संक्षेप में लिखें। ये हर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देता है और 2 मिलकर आपको 8 मार्क्स आपको प्रस्तावित होती है यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 सब नंबर क जो है, नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन के आधार पर आपको साफिया के चरित्र का थोड़ा चित्रण करना होगा कि साफिया सिख बीबी के लिए लाहौरी नमक ले आते हुए वो उनके मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा है और उस अंतर्द्वंदों के आधार पर उनके मन में जो विचार चल रहा है इसी को अंतर्द्वंद कहते हैं। तो जो विचार चल रहा है, जो द्वंद मचा हुआ है उनके हृदय के अंदर कि किस तरह से छुपा कर ले जाएं, ना कस्टम अधिकारियों को दिखा कर ले जाएं, इसके विषय में जो वो चिंता करती हैं, प्रयत्न करती हैं लाहौरी नमक को ले जाने के। तो इस आधार पर साफिया का जो चरित्र है उसमें क्या क्या गुण आपको दिखाई देते हैं आप इसके अंतर्गत लिखेंगे। और ये आपका क्वेश्चन 4 नंबर के लिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा। साफिया के सारे गुणों को, उनके व्यक्तित्व के सारे गुणों को आपको पॉइंट आउट करना है और सभी गुणों के अंतर्गत आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। जो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, कहानी सुनेंगे और आप उस हिसाब से साफिया के चरित्र का चित्रण करेंगे तो आपको ये 4 नंबर दे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के सब नंबर ख पे, तो सब नंबर ख में ये चार्ली चैपलिन से क्वेश्चन है। जो चार्ली चैपलिन के आधार पर जो हमारी पाठ्य पुस्तक में आपको पाठ प्रस्तावित है उसमें यह कहा गया है कि फिल्म समीक्षकों को ये क्यों मानना पड़ा कि चार्ली के विषय में कुछ भी लिखना कठिन होता जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको चार्ली के अंदर जो उनके अभिनय की जो मुख्य विशेषता थी उन विशेषताओं को पॉइंट आउट करते हुए चार्ली के विषय में इतना ज़्यादा कुछ कहा गया है, कहा जा चुका है कि नया कुछ लिखने के लिए किसी लेखक के पास कुछ ऐसा रह नहीं गया। इन सारी बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालते हुए आपको चार्ली के अभिनय के चरित्र को थोड़ा थोड़ा चित्रित करना है। तो आप इसको स्टोरी जब सुनेंगे, मेरे चैनल पे चार्ली चैपलिन का भी अपलोड है और ये आप जब सुनेंगे तो आपको चरित्र की विशेषताएं पता चलेंगी। आपको 4 मार्क्स के लिए चार्ली के विषय में थोड़ा लंबा लिखना होगा जो आपको 4 मार्क्स देने में सहायक होगा। आते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संक्षेप में लिखने हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स अलॉटेड है। तो 5 × 2 = 10 हो जाता है। तो आपको 10 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन इन पूरे इसमें से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से करने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो सब नंबर क है, क्वेश्चन नंबर 10 सब नंबर क, 15वें जन्मदिन के अवसर पर एन को क्या क्या उपहार मिले। एन के 15वें जन्मदिन पर उनको कुछ उपहार मिले हैं जो निम्नलिखित हैं। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक किताब मिली है, पुस्तक मिली है, चड्डियों का एक सेट मिला है और उनको मिला है 2 बेल्टें मिली हैं, एक रुमाल मिला है, दही के 2 कटोरे मिले हैं, जैम की शीशी मिली है, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट मिले हैं, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब मिली है, मार्गोट की तरफ से सोने की एक ब्रेसलेट मिली है, वानदान परिवार की तरफ से उनको एक स्टिकर एल्बम मिला है, डसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर मिले हैं, मिएप की तरफ से मिठाई, बेप की तरफ से इनको मिला है मिठाई और लिखने के लिए कुछ कॉपियां मिली हैं। और सबसे बड़ी बात, मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की एक किताब मिली है तथा क्रीम से भरे चीज़ के 3 स्लाइसर मिले हैं। कुगलर ने उनको जो गिफ्ट दिया है वो चीज़ से भरे
स्लाइस दिए हैं और मारिया तेरेसा की एक किताब दिए हैं। पीटर ने पियोनी फूलों का सुंदर गुलदस्ता दिया है, बेचारे ने बड़ी मुश्किल से जुटाने का प्रयास किया है। तो इस तरह की चीजें उनको 15वें जन्मदिन पर मिली। उनके परिवार को अज्ञातवास में इसलिए जाना पड़ा कि एडोल्फ हिटलर नाम का जो शासक था वो इतना यहूदियों पर अत्याचार कर रहा था कि उनको पकड़कर वो एक जगह यातना शिविर में भेज देता था। उस यातना शिविर में जाने पर उनको कैसे बंद करके रखा जाता था, उनको क्या क्या यातनाएं दी जाती थी, इसके बारे में भली बात उस चैप्टर में आपको मैंने दे दिया है। उस यातना शिविर में जाने से बचने के लिए एन के परिवार ने अपने आप को छिप कर रहने के लिए एक गुप्त एनेक्सी में रहकर उन्होंने जीवन यापन करना शुरू किया अपनी जान बचाने के लिए। तो यहूदियों पर हो रहे अत्याचार से बचने के डर से एन फ्रैंक के परिवार ने अज्ञातवास में जाना स्वीकार कर लिया और वहां वो लोग छिप कर रहा करते थे। ये क्वेश्चन नंबर 10 सब नंबर घ, डचों की नैतिकता के विषय में एन की टिप्पणी बताइए। तो डचों की नैतिकता के विषय में एन फ्रैंक ने लिखा है कि बहुत सारे जो डच थे वो यहूदियों की मदद किया करते थे, छिपाना, उनको गुप्त ठिकाने उपलब्ध कराना, खाद्य और जरूरी सामान पहुंचाना, नाजियों के खिलाफ काम करना जैसे गुप्त संदेश पहुंचाना और पर्चे बांटना, जासूसी करना, इस तरह के काम करते थे। उनके अंदर मानवता और साहस भी ज़्यादा था। हालांकि बहुत सारे डच नागरिकों ने यहूदियों की मदद नहीं की और कुछ लोगों ने मदद की और कुछ लोग डर के मारे स्वार्थ के कारण चुप भी रह जाते थे। कुछ लोग नाजियों का साथ भी दे रहे थे। तो इस तरह एन फ्रैंक का कहना है कि डचों की मानसिकता को समझना मुश्किल था, लेकिन वो ज़्यादातर इन लोगों की मदद ही किया करते थे। तो इस विषय के अंतर्गत आप थोड़ा लिख लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सब नंबर घ, सिंधु सभ्यता की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी की सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषता यह रही है कि इनमें सामाजिक समानता रही है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, संगठित नागरिक जीवन था, परिवार और व्यवस्था संयुक्त था, शांतिप्रिय समाज था। वहाँ हथियार नहीं मिलते हैं, वहाँ के कभी भी खुदाई में हथियार नहीं मिले हैं, तो शांतिप्रिय समाज रहा होगा। सभी लोग खेती बाड़ी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि आभूषण बनाने, रंगने का, कपड़ा बनाने और कपड़ा रंगने का कार्य भी किया करते थे और उन्होंने ज़्यादातर प्रकृति की पूजा भी किया करते थे, खेती भी किया करते थे। तो उनकी धार्मिक आस्था भी प्रकृति के साथ थी। मूर्तिकला, मुहरें बनाते थे, मिट्टी के बर्तन, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। सिंधु सभ्यता की एक खास बात थी कि उनकी अपनी एक लिपि थी जिसको कि आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सका है। तो स्वच्छता और जल निकासी भी उनके समय में काफ़ी सुदृढ़ व्यवस्था रही है। घर बनाने के लिए भी उन्होंने अच्छी तरीके का ग्रिड प्लान की व्यवस्था करके घर बनाया है, जिसमें सड़क के साइड में चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, जल निकासी की व्यवस्था होती थी, सारे घरों का मुंह एक ही गली के अंदर खुलता था, रोड साइड में किसी का घर का दरवाज़ा नहीं था। तो इस तरह की वहाँ की जो विशेषता थी, सूती कपड़े बनाते थे, रंगसाजी का काम करते थे और भारत से बाहर मेसोपोटामिया जैसे देशों के साथ व्यापार भी होता था। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही समृद्ध रही है, अपना जीवन स्तर बहुत अच्छा सामान्य जीते थे, आपस में हिंसा लड़ाई झगड़े भी नहीं थे क्योंकि हथियार का वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है खुदाई में। तो इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता एक समृद्ध समाज था। आप ऐसा आंसर लिख लेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेखक ओम थानवी चारों तरफ घूमते घूमते महाकुंड की तरफ गए और महाकुंड के बाद जब इन्होंने गढ़ की परिक्रमा की तो कुंड के दूसरी तरफ एक विशाल कोठार मिला। यह कोठार कर के रूप में जमा किए गए अनाजों को रखने का एक विशाल भंडारण किया जाता था और कर के रूप में हासिल अनाज को जमा कर दिया जाता होगा, शायद ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं। इसके निर्माण के रूप में जो खासकर चौकियों और हवादार कमरों को लेकर ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि यहाँ 9 चौकियां कतार में लगी हुई हैं और उत्तर में एक गली है जहाँ से बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं और ढुलाई के लिए आवागमन वहाँ होता रहा होगा। ऐसा इस तरह से कोठार के बारे में वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको ओल्ड कोर्स के लिए दिया गया है और इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 10 मार्क्स आपको प्रस्तावित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि तुलसी की काव्य भाषा के बारे में बताइए। तो तुलसी की काव्य भाषा की जो विशेषता रही है वह यह रही है कि शास्त्रीय भाषा
अर्थात संस्कृत में उनकी सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी उन्होंने अवधी या ब्रजी भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना है। तुलसी की भक्ति से कविता बनाने की जो सहज प्रक्रिया की परिणति है, यही उन्हें लोक मंगल के कवि के रूप में प्रतिस्थापित करती है और यही उनकी विशेषता रही है। क्वेश्चन नंबर 11 सब नंबर ख। भोर के नभ की तुलना काले रंग के सिल से क्यों की गई है? इसके आंसर में आप लिखेंगे कि भोर के नभ की तुलना काले रंग के सिल से इसलिए की गई है क्योंकि भोर के समय आकाश गहरा नीला और काला रंग का होता है, जिसके कारण कवि को भोर के नभ की तुलना काले सिल से की है। क्वेश्चन नंबर 11 सब नंबर ग। कवि सूर्योदय होने के साथ किस परिवेश की कल्पना करते हैं और क्यों? इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि सूर्योदय होने के साथ आकाश मंडल में सूर्य का आगमन ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई गौरवर्णी नायिका का गोरा शरीर नीले रंग के जल में झिलमिला रहा हो, ऐसा कवि को महसूस होता है। तो कवि सूर्योदय होने के साथ ऐसा ही महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सब नंबर घ। जीविका विहीन लोग किस चिंता में डूबे हुए हैं? तुलसीदास से यह है, तो तुलसीदास के कविता के अनुसार जीविका विहीन लोग बस यही सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 11 सब नंबर आगा। लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? इसके आंसर में आप लिख लीजिएगा कि लेखक के मत से दास्ता यह मानी जाती है कि जहाँ पर कानूनी परिवर्तन तो हो जाता है, किंतु कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ व्यक्तियों को निर्धारित कर्तव्य पालन करने के लिए विवश किया जाता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता में नहीं पाई जाती है, बल्कि जाति प्रथा के द्वारा ऐसे वर्ग का होना संभव है जहां अपने इच्छा के विरुद्ध कार्य को, अपने इच्छा के विरुद्ध पेशे को अपनाना पड़ता है। यही दास्ता की व्यापक परिभाषा होती है। व्यक्ति के रुचि का, उनके गुणों का कोई महत्व नहीं है, बल्कि जाति के आधार पर उनको वही काम करना पड़ता है जो उनके जाति प्रथा के आधार पर उनको तय किया जाता है। इसके कारण भीमराव अंबेडकर जी दास्ता को व्यापक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सब नंबर 6। जाति प्रथा किस प्रकार मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे से बांध देती है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि जाति प्रथा के हिसाब से मनुष्य को वही काम करना पड़ता है जो कि उसके पूर्व निर्धारित पिता माता पिता के द्वारा जाति के आधार पर काम किया जा रहा था। व्यक्ति की क्षमता, उनके गुणों, उनके कुशलता को ध्यान में न रखकर व्यक्ति को उसी पेशे से बांध दिया जाता है जिसमें उसकी अनिच्छा हो तब भी उसको वो काम करना पड़ता है। और ये पूर्व निर्धारण व्यक्ति को भूखों मरने के लिए भी कभी कभी विवश कर देता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा, अपनी पसंद और अपनी कार्य कुशलता के साथ पैदा होता है। उसको पूर्व निर्धारित माता पिता के आधार पर उसके कर्तव्यों का निर्धारण करना ये अनुचित है, ऐसा भीमराव अम्बेडकर का मानना है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। यह क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए होता है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। इसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। सब नंबर का है, तुलसीदास राम के समर्पित भक्त हैं। तुलसीदास के राम के प्रति समर्पण के भाव को आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना है। आपको 5 मार्क्स के लिए थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। सब नंबर का है, श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इसके बारे में आप मेरे चैनल पे, मैंने ये बाबा साहब अम्बेडकर का चैनल अपलोड कर दिया है, इसको सुनेंगे तो आप ठीक से आंसर दे पाएंगे। सब नंबर ग है कि एक राजनीतिज्ञ के लिए कौन सा व्यवहार सिद्धांत व्यवहार रहता है, अन्यथा क्यों? सब नंबर ग है कि एक राजनीतिज्ञ के लिए कौन सा व्यवहार्य सिद्धांत आवश्यक रहता है और क्यों? ये सब नंबर ग है। सब नंबर घ में आपको क्वेश्चन दिया है, जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। उषा के किस जादू के टूटने की बात उक्त पंक्ति में की गई है? आप उस कविता का सारांश के रूप में थोड़ा लिखेंगे कि किस तरह सूर्योदय होने से वो सूर्योदय के बाद जो आकाश का जादू है वो समाप्त होता है। मेरे चैनल पर इसका भी सारांश अपलोड है, आप उसको देखिए और इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रॉड करके लिखिए। और इसके साथ मैं आशा करती हूँ कि आपके प्रश्न पत्र में ज़्यादा हद तक मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। आप अच्छे नंबर पाएं, इस शुभकामना के साथ धन्यवाद।